हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला सवाल है तो देख लेते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, यह नियम कहलाता है। तो देखिए, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हों तो वे दोनों जो वस्तुएं हैं परस्पर वे भी संतुलन में होती हैं। यह नियम है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है जिसके अंतर्गत दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे दोनों वस्तुएं भी परस्पर संतुलन में होती हैं। यह नियम ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ या प्रदान किया गया का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से। तो देखिए, रमन प्रभाव जिसके लिए जो है भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया फिजिक्स के क्षेत्र का, तो यह विज्ञान भौतिक विज्ञान के जो है अल्फा किरणों से संबंधित है। तो देखिए, अल्फा किरणों से संबंधित है रमन प्रभाव और इसी के लिए जो है सर सीवी रमन को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए, स्ट्रांसियम एक तत्व होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रांसियम के कारण ही पटाखों या बारूद में जो है लाल रंग होता है। तो देखिए, कभी कभी पटाखे आपने फूटते हुए देखेंगे, शादी ब्याह या दिवाली के मौसम में जो है ये पटाखे फूटते हैं तो आसमान में जो है लाल रंग और हरा रंग जो है छा जाता है। तो लाल रंग जो छाता है वह स्ट्रांसियम की जो है उपस्थिति के कारण। जबकि हरा रंग की बात की जाए तो एक और तत्व होता है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसके कारण जो है हरा रंग प्रदान किया जाता है। स्ट्रांसियम तथा बेरियम जो है एक तत्व होता है जिसके कारण जो है हरा रंग मिलता है देखने को हमें। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए, जो जेट इंजन होते हैं उसकी कार्य प्रणाली जो है संवेग संरक्षण के नियम पर जो है आधारित है। तो देखिए, संवेग संरक्षण के आधार पर ही जेट इंजन की कार्य प्रणाली काम करती है तथा इसी के अंतर्गत ही जो है यह अपना काम संपन्न कर पाती है। तो जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला सवाल देख लेते हैं, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो डब्ल्यू जोहानसन नामक जो जीव विज्ञानी हुए हैं उन्हीं ने जो है जीन शब्द का जो है प्रतिपादन किया। तो देखिए, जीन जेनेटिक्स की जो है मूलभूत इकाई है, तो जीन शब्द का प्रतिपादन डब्ल्यू जोहानसन ने किया है। अगला सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है। तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसे कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है आईसी चिप का। और आईसी चिप सिलिकॉन नामक जो है सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो देखिए, आईसी चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन से बना हुआ होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत जो सिलिकॉन वैली है वह बंगलोर जो है शहर है उसी में स्थित है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का नगर या सिलिकॉन वैली बंगलोर में ही स्थित है और भारत का जो है टेक्नोलॉजी नगर भी बंगलोर को कहा जाता है। और बंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है, तो सिलिकॉन वैली बंगलोर शहर में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो कि वर्ष 1984 के दौरान एक दुर्घटना हो गई थी। मिसाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हो गया था जिससे लगभग 11 से 12 हज़ार लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी तथा अन्य कई भी लोग जो है इससे क्षतिग्रस्त हुए थे। तो देखिए, मिसाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC भी कहते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट यह गैस है, इसका जो है रिसाव हो गया था। इसी कारण जो है भोपाल गैस दुर्घटना वर्ष 1984 में हो गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं,
कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो देखिए कांच की जो समतल प्लेट होती है उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट अनंत होती है। तो देखिए कांच की जो समतल प्लेट होती है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो देखिए यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है और पास की वस्तुओं को देख सकता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की शिकायत है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का बात यह है, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, देखिए मांसपेशी लिखा है, मांसपेशी होना चाहिए, मसल्स का नाम क्या है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है वह स्टेपिड है, स्पीडियस मांसपेशी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, याद रखिएगा स्पीडियस। पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? तो देखिए फूल, जो पौधे का फूल भाग होता है उसी में जो है पराग कणों का निर्माण होता है। तो पौधे के फूल भाग में जो है पराग कणों का निर्माण होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो देखिए 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो याद रखिएगा 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो याद रखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लाल, नारंगी, पीला, हरा के प्रकाश में फोटॉन की संख्या अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो देखिए यदि लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग तथा हरा रंग ये सभी प्रकार के प्रकाश आ रहे हों तो उनमें जो फोटॉन होते हैं तो किसके फोटॉन में जो है सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा होगी? तो देखिए हरा रंग के प्रकाश में जो है सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। फोटॉन जो है प्रकाश की ही इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। तो पैकेट्स के रूप में प्रकाश आता है फोटॉन के रूप में। तो सबसे अधिक हरे रंग के प्रकाश में जो है फोटॉन की सर्वाधिक ऊर्जा होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन्स किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो देखिए हिप्पोक्रेटस नामक जंतु वैज्ञानिक है जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक या चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसको जो है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन्स या चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो देखिए आनुवंशिकी जेनेटिक्स का नियम बनाने का श्रेय गेगर जॉन मेंडल को जाता है। गेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक हैं जिनको आनुवंशिकी नियम बनाने का श्रेय जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक भी गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए माइकोलॉजी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए माइकोलॉजी नहीं है, मैमोलॉजी होना चाहिए। देखिए इंग्लिश में सही लिखा है। तो मैमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारी जंतुओं के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, सभी प्रकार के पशु आते हैं जो भी बच्चे को जन्म देते हैं। उसके अलावा एकिडना एक ऐसा प्राणी है जो कि मैमल्स भी है लेकिन तब भी अंडे देता है। तो देखिए स्तनधारी जंतुओं को अंतर्गत वही आते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जन्म देने वाले जितने भी प्राणी हैं वह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। ओजोन गैस किस तरह की गंध आती है? तो देखिए ओजोन गैस होती है उसमें जो है किस तरह की गंध आती है, यह सवाल मुख्य रूप से पूछा गया। तो ओजोन गैस है उसमें जो है सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। तो देखिए ओजोन गैस O3 इसका रासायनिक सूत्र है। ओजोन का ही संगठन है। जब 3 अणु ऑक्सीजन के मिल जाते हैं तो ओजोन का निर्माण हो जाता है। ओजोन गैस जो है हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। जो भी सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उसमें जो है परावैंगनी विकिरण भी आ जाता है। उससे जो है ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है और व्यक्तियों को भी रक्षा करती है। अगर परावैंगनी विकिरण सूर्य का जो है पृथ्वी तक पहुंच जाए तो जीव जंतु तथा वनस्पति को काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो देखिए बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट को ही जो है बोरेक्स कहा जाता है व्यापारिक रूप से या सामान्य रूप से। तो बोरेक्स जो है रासायनिक रूप से सोडियम टेट्राबोरेट है। तो याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट को ही बोरेक्स कहा जाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है?
तो मक्खी के लार्वा को जो है मैगेट कहा जाता है। मैगेट मक्खी के लार्वा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैगेट मक्खी का लार्वा है। अगला सवाल देख लेते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो देखिए, बरगद जो पेड़ बनियान ट्री होता है, उसके नीचे जो भी मोटी जड़ें लटकती रहती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए, प्रॉप जड़ें उन्हें कहते हैं। तो देखिए, प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स जो हैं बरगद के पेड़ के नीचे जो है लटकती रहती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जिन पौधों से औषधि प्राप्त की जाती है उनका अध्ययन फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड को ही सामान्य रूप से कैलोमल कहा जाता है। तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेमी तथा नेत्रिका 2 सेमी है। सामान्य दृष्टि के लिए फोकस दूरी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, ये न्यूमेरिकल से संबंधित सवाल है। यहाँ पर उत्तर 98 सेमी दिया हुआ है। इसको न्यूमेरिकल द्वारा हल किया जा सकता है, तो इसको आगे देख लेंगे। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, तारों तथा सूर्य की जो है ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो देखिए, जितने भी तारे हैं या सूर्य भी एक तारे के अंतर्गत ही आता है। तो जितने भी तारे हैं या सूर्य, उनके जो है ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत जो है 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं और यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। तो तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। और सूर्य के संगठन में सबसे ज़्यादा जो गैसें उपस्थित हैं उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के संगठन में है, उसके अलावा हीलियम, उसके अलावा अन्य भी गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित हैं। और इन्हीं से जो है संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, जिससे जो है सूर्य की ऊर्जा या सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक अवश्य रूप से पहुँचे। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।